नमस्कार। रात के 10 बजे 10 रिपोर्ट लेकर हाजिर हूं मैं भारत सूरज और आपका बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज पर। आज 10 बड़ी रिपोर्ट पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में नरेंद्र मोदी के धड़ाधड़ दौरे पर की जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है। तो वहीं जनसभाओं में जो लगातार खटाखट और टकाटक जैसे चुनावी जुमले निकल कर आ रहे हैं, इस पर भी आज बातचीत होगी। तो वहीं आपको लिए चलेंगे अमेठी, जहां पर राहुल गांधी ने अमेठी के लोगों को रिश्तों की दुहाई दी है कि इस बार आप कांग्रेस के पक्ष में मतदान कीजिएगा। चौथी बड़ी कहानी दिल्ली से है, जहां पर स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पांचवी खबर आपको हम दिखाएंगे लिट्टी चोखे की खबर। दरअसल राजनेता के थाल पर सियासी चाल किस तरीके से थिरकती है, वो इस लिट्टी चोखे के खबर के माध्यम से आपको समझनी चाहिए। अगली बड़ी खबर होगी हार के बाद जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर मंथन और संगठन को मजबूत करने का दौर जारी है, इस पर बातचीत करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही जगहों पर कांग्रेस के अंदर संगठन को लेकर बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। सातवीं बड़ी खबर कर्ज का होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार कर्ज ले रही है और विपक्ष इस पर हमलावर है। इसके बाद आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसमें यह आपको समझ आएगा कि प्रेम कभी कभी कितना अंधा हो जाता है, कि कई बार इसमें गलतियां हो जाती हैं तो कई बार गुनाह भी समझ नहीं आता। उसके बाद आपको हम खबर बताएंगे गर्मियों के मौसम में आम की, एक ऐसा आम जिसको खाने के लिए देश और विदेश फिलहाल दोनों ही ललायत नजर आ रहे हैं। और आखिरी खबर आईपीएल से जुड़ी होगी, क्योंकि इस चुनावी सीजन में आईपीएल ने भी गहमा गहमी को बढ़ा कर रखा है। आरसीबी और चेन्नई के बीच का आखिरी मुकाबला होने वाला है, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होगा, इस पर बात करेंगे। तो अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर नरेंद्र मोदी के पूर्वांचल दौरे पर है, क्योंकि 400 पार का नारा निश्चित ही साधना आसान तो नहीं होता, लेकिन जब सियासत को उत्तर प्रदेश का साथ मिलता है तो नतीजे चौंकाने वाले होते हैं, इतिहास बनाने वाले होते हैं। यह बात भी किसी से छुपी हुई है नहीं। यही कारण है कि पीएम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में खासकर डेरा डाले हुए हैं। लगातार जनसभाओं को वहां पर उन्होंने संबोधित किया है। तो वहीं इंडिया ब्लॉक में भी अमेठी और रायबरेली से पीएम के तल्ख सवालों का पलटवार किया जा रहा है। लेकिन पीएम के इस पूर्वांचल दौरे से किन सीटों पर असर पड़ने वाला है और समीकरण किस तरीके से बदल जाएंगे, वो समझिए इस खास रिपोर्ट में। 75 की उम्र, और इस 75 की उम्र में भी जोश ऐसा कि 55 साल का युवा भी इस जोश को देख के शर्मा जाए। 75 से आप समझ ही गए होंगे कि हम पीएम मोदी की बात कर रहे हैं। पीएम पिछले 2 दिनों से यूपी के पूर्वांचल में डेरा डाले हुए थे, और पूर्वांचल की इस धरती से पीएम का फोकस यूपी के 80 पर था। यूपी में कुल लोकसभा सीटें 80 हैं, और बीजेपी का पूरा कुनबा इन 80 सीटों को साधने में जुटा हुआ है। भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस पवित्र मंत्र पर चलती है। मुफ्त अनाज हो, मुफ्त इलाज हो, पक्का घर हो, या सस्ता गैस का सिलेंडर हो, या नल से जल हो, ये बिना भेदभाव सबको दिया जाता है। अब यूपी के 80 के पहाड़े को साधने के लिए पीएम ने कल से किन सीटों पर चुनावी सभा प्रचार किया है, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 17 मई आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में चुनावी प्रचार। 18 मई बाराबंकी, फतेहपुर, हमीरपुर में चुनावी रैली। 21 मई बस्ती और देवरिया में करेंगे चुनावी सभा। इन 9 सीटों से पीएम ने पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश की। 2019 में मोदी मैजिक के बावजूद भी बीजेपी पूर्वांचल को पूरी तरह से फतेह नहीं कर पाई थी। बसपा और सपा की वजह से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 में पूर्वांचल इलाकों में एक तरफा जीत हासिल नहीं कर पाई थी, और पीएम ने जिन 7 सीटों पर चुनावी सभा की, उनमें से जौनपुर की सीट 2019 के चुनाव में बीएसपी के खाते में थी। अब पूर्वांचल के इस पूरे गणित को एक बार समझ लेते हैं। पूर्वांचल में आती है करीब 26 लोकसभा सीट। बीजेपी ने 2019 में पूर्वांचल की 26 सीटों में से 17 सीटों पर जीत हासिल की थी।
2 सीटों पर एनडीए के सहयोगी अपना दल ने बाजी मारी। 2019 में घोसी, आजमगढ़ समेत कुल 7 सीटों पर हारी थी बीजेपी। पीएम और बीजेपी का फोकस वैसे ही पूरी 80 सीटों पर है, लेकिन 2019 के चुनाव में पूर्वांचल के 26 सीटों पर बीजेपी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी और इस बार पीएम मोदी के जरिए बीजेपी पूर्वांचल की इन 26 की 26 सीटों पर परचम लहराने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। हालांकि आपने अभी हाल के दिनों में राहुल गांधी का वो बयान तो सुना होगा जिसमें वो ये बोल रहे थे कि अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो जनता के खाते में 8,000 रुपए हर महीने खटाखट भेजे जाएंगे। और इसी खटाखट के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत रोचक अंदाज में जवाब दिया था कि देश का विकास खटाखट नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। तो इस राजनीति में खटाखट और टकाटक के बीच जो ये राजनीतिक जुमलेबाजी चल रही है, जो ये वार पलटवार चल रहा है, इसके क्या मतलब है, ये आपको समझाते हैं इस खास रिपोर्ट में। हर महीने टकाटक 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 टक खटाखट खटाखट। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर अलग अंदाज में तंज कसा। इससे पहले राहुल गांधी एक चुनावी सभा के दौरान टकाटक टकाटक शब्द चुनावी प्रचार में लेकर आए। 1 लाख रुपए हिंदुस्तान के सबसे गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर हर महीने टकाटक 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 टक। इसको कहते हैं विकास। पीएम मोदी ने राहुल के बयान पर पुणे में हुई चुनावी सभा में उसी अंदाज में तंज कसा जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है। इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। पीएम मोदी और राहुल गांधी का ये टकाटक और खटाखट सोशल मीडिया पर खासा चर्चा में है। अभी 3 चरण के चुनाव बाकी है। देखना होगा कि खटाखट और टकाटक का चुनावी वार आगे क्या रंग दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अब जरा ये सोचिए कि जिस लोकसभा सीट से एक पार्टी सियासत के शिखर तक पहुंची हो, देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार को, जिसके सियासी विरासत को एक लोकसभा क्षेत्र ने सालों तक संजोया हो, वो अचानक से अगर बेगाना हो जाए तो दुख तो होगा। अमेठी भी अब कांग्रेस के पास रही नहीं है क्योंकि वहां राहुल गांधी है नहीं। राहुल गांधी अब रायबरेली के हो गए हैं। लेकिन अमेठी में जब आज राहुल गांधी पहुंचे कांग्रेस के प्रत्याशी केएल शर्मा के लिए प्रचार करने के लिए, तो ये कहते नजर आए कि रिश्तों की डोर को थामे रखिएगा क्योंकि मैंने बचपन से अमेठी को देखा है। अमेठी पर रिश्तों की दुहाई देने वाले राहुल गांधी के इस बयान पर यह खास रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस अमेठी सीट पर 43 साल पुराने इतिहास को दोहराती हुई नजर आ रही है। अमेठी से गांधी परिवार का 43 साल पुराना रिश्ता है और ये रिश्ता छिपाए नहीं छिपता। जब आज राहुल गांधी अमेठी पहुंचे तो फिर उस रिश्ते की दुहाई दी और जनता को याद दिलाया कि भले ही वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन जीत मिलने के बाद सौगात दोनों सीटों को बराबरी से दी जाएगी। अमेठी सीट से साल 2019 का चुनाव हारने के बाद पहली बार राहुल गांधी ने अमेठी के लोगों से अपने रिश्तों पर बात की है और बीजेपी पर भी कई निशाने साधे हैं। जितना मैं रायबरेली के लिए करूंगा उतना ही मैं अमेठी के लिए करूंगा। आप हमारे हो, आप मेरे हो, परिवार का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार जवानों को नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर योजना के माध्यम से मजदूर बनाया। 4 जून को अग्निवीर को उठा के हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। बैंक अकाउंट में महीने का 8,500 रुपए खटाखट 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 खटाखट। दरअसल राहुल गांधी पहली बार रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। 50 साल पहले संजय गांधी ने अमेठी की सियासी बुनियाद रखी थी,
जिसके बाद से अमेठी सीट देश की हाई प्रोफाइल सीट में शुमार होने लगी। संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी यहां से सांसद रहे। अकेले राहुल गांधी साल 2004 से लेकर 2019 तक अमेठी से सांसद रहे। साल 2019 में उन्हें बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा था। लिहाजा इस बार फिर से बीजेपी ने स्मृति को चुनावी मैदान में उतारा है, जो अमेठी की जनता को राहुल गांधी के खिलाफ करने की कोशिश में है। अमेठी की ये वो जनता है जिसने राष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में एक भूचाल ला दिया जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके शहजादों को अमेठी की जनता ने धूल चटाई और लोकतंत्र को ये संदेश दिया कि अगर सांसद 15 साल लापता रहा तो उसका क्या, पूरे खानदान का बोरिया बिस्तर बांधने की ताकत गरीब नागरिक में है। 20 मई को अमेठी में 5वें चरण का मतदान है। ये देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ बीजेपी अपना परचम दोबारा लहराने में कामयाब होती है या फिर गांधी परिवार का चिराग अपना परचम लहराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। हालांकि राजनीति में पार्टी को परिवार बताने की ये परंपरा कोई नई बात तो है नहीं, और अगर बात पार्टी और परिवार की है तो जरा दिल्ली चलिए, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के द्वारा कथित मारपीट करने का आरोप लगाया है। इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से अब तक तो चुप्पी साधी गई, लेकिन आज आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने स्वाति मालीवाल को बीजेपी का एजेंट बता दिया। इसके बाद स्वाति मालीवाल के ट्विटर हैंडल से फोटो हट गई है, ब्लैक स्क्रीन आ गया है, यानी कि सियासत जो है अब किस ओर करवट ले रही है दिल्ली में, ये किसी को पता नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की सियासत में शराब घुली तो मनीष सिसोदिया से लेकर अरविंद केजरीवाल तक सलाखों के पीछे पहुंच गए। पार्टी सुप्रीमो होने के नाते कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनावों के लिए 21 दिनों तक बाहर रहने की इजाजत तो दी, लेकिन अब मुख्यमंत्री आवास में ही स्वाति मालीवाल की सिसकियों ने दिल्ली की सियासत में नया बवाल खड़ा कर दिया है। केजरीवाल के पीए विभव कुमार के द्वारा कथित मारपीट और अभद्रता करने के मामले में स्वाति मालीवाल 17 मई को 30 हजारी कोर्ट पहुंची, जहां उन्होंने धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज करवाया। इसी बीच दिल्ली में सियासत के शोर के बीच एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम में सुरक्षा कर्मियों से बहस करती दिखाई दे रही हैं। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात कर रही है अभी है। तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो सभी तो कह रहे हैं हम भले रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूंगी। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी जो होगा। लेकिन अब आपको ये बता देते हैं कि स्वाति मालीवाल ने दरअसल विभव कुमार पर आरोप क्या क्या लगाए हैं। स्वाति का आरोप है कि उन्हें विभव कुमार द्वारा लातों से मारा गया, पेट और बॉडी पर हमला किया गया, कई बार थप्पड़ मारे गए और गालियां भी दी गईं। उन्होंने 4 दिन पहले किए गए पीसीआर कॉल के बारे में जानकारी दी, जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इसके जवाब में देर शाम दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी यह कहते हुए मीडिया के सामने आई कि स्वाति मालीवाल के सभी आरोप झूठे हैं। वो इस बात का जिक्र तक नहीं करती कि किसी ने उनको छुआ है या किसी ने उन पर हमला किया। तो आज के इस वीडियो ने साफ साफ देश के सामने रख दिया है कि स्वाति मालीवाल जी द्वारा लगाए गए ये सारे आरोप बिल्कुल निराधार हैं। एक शब्द तक नहीं बोला चीफ मिनिस्टर केजरीवाल उनके पार्टी के राज्यसभा महिला सदस्य, उनके ऊपर जो हमला हुआ है उस विषय में, उसके बारे में चिंता नहीं है और उसके ऊपर बयान देने का भी आत्मविश्वास जिनका नहीं है, ऐसे सीएम केजरीवाल पूरे सामने आकर के क्षमा मांगना चाहिए। हालांकि आज तो इस घटना पर सभी की नजरें हैं, लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर खुलकर बोलने वाली महिला नेता आतिशी इस मामले पर अब तक कुछ भी क्यों नहीं बोल पाई। उनका खुले तौर पर विभव कुमार का बचाव करना भी इस मामले को अलग तूल दे रहा है।
वहीं इस पूरे मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का चुप्पी साधना भी कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। और अब देखना ये होगा कि बीजेपी इस मुद्दे को भुना पाती है या फिर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इस मामले से बचकर निकल जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यूपी में चुनाव प्रचार जारी है। चुनाव प्रचार के बीच खाते पीते तस्वीरों पर सियासत होने तो आपने देखा ही होगा, लेकिन एक तस्वीर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी सामने आई है। कितनी खास है ये तस्वीर और क्या है इस तस्वीर के सियासी मायने, समझिए इस खास रिपोर्ट में। एक तस्वीर हजार शब्दों को बयां करती है, एक तस्वीर पूरी कहानी कह देती है। एक तस्वीर से चुनाव में माहौल बन भी जाता है और बदल भी जाता है। अब एक तस्वीर आप ये भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस तस्वीर में हैं। तस्वीर में सीएम कुछ खा रहे हैं। अब जरा जूम करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए प्लेट में क्या। प्लेट में बिहार की पहचान आन बान शान लिट्टी चोखा है और ठीक उसके ही बगल में रखा सत्तू का पराठा है और चटनी है। बिहार में जिन लोगों का जन्म हुआ उनके लिए लिट्टी चोखा और सत्तू का पराठा जीवन का आधार है, और जो लोग बिहार से बाहर के हैं उनके लिए ये बिहार की पहचान है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार की यात्रा पर हैं। सीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अनुपम बिहार और स्वादिष्ट लिट्टी चोखा, इसी के साथ गर्मी के मौसम में सत्तू के पराठे का स्वाद। यात्रा के दौरान बिहार के प्रसिद्ध व्यंजनों का आनंद लिया। यानी सीएम बिहारी खान पान का आनंद ले रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर के सियासी मायने भी अगर निकाले जाएं तो ये तस्वीर बिहार और बिहारियों से सीधे जोड़ने का काम कर रही है। बिहार में अभी अगले 3 चरणों में 21 सीटों पर चुनाव होना बाकी है। एमपी के सीएम लगातार यूपी के साथ बिहार में भी चुनावी सभा कर रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि लिट्टी चोखा खाने से सियासत में इसके मायने ढूंढे जा रहे हों। याद कीजिए 19 फरवरी 2020 का दिन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लगे हुनर हाट में जाकर लिट्टी चोखा खाया, जिसकी तस्वीर और वीडियो सामने आया था। पीएम ने दिल्ली में लिट्टी चोखा खाया था, लेकिन इसकी चर्चा पूरे बिहार में हुई थी। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने थे, लिहाजा पीएम का लिट्टी चोखा खाना भी राजनीतिक पंडितों ने इसे विधानसभा चुनाव से जोड़ा था। बिहार और बिहारियों से जोड़ने के लिए भला इससे अच्छा तरीका हो भी नहीं सकता। तो उम्मीद यही है कि पहले सीएम मोदी और आज एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लिट्टी चोखा खाकर बिहारियों के दिल में जगह बना ही ली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो वहीं जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार के नारे के साथ लोकसभा चुनाव में हुंकार भर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर रही है। थोड़ी देर जरूर हो गई है, लेकिन देर ही सही निर्णय तो यही है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में संगठन को विस्तार किया जाए और संगठन की कमजोरियों पर काम किया जाए। ये बात कहा है मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने। क्या कुछ तैयारियां हैं कांग्रेस पार्टी की अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोकसभा का रण पूरा होने के बाद कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। एमपी और छत्तीसगढ़ की 40 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है और 4 जून को नतीजे आने बाकी हैं। लेकिन उससे पहले इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस का खेमा थोड़ा सा बेचैन नजर आ रहा है। बीते बुधवार को एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने संगठन में बड़े बदलाव के संकेत दे दिए थे और जीतू पटवारी के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी बदलाव की आहट सुनाई दी थी। सबसे पहले सुन लीजिए कि जीतू पटवारी ने कांग्रेस के इस डगमगाते संगठन के लिए क्या कुछ कहा था। अब हमारा दायित्व है हमारे संगठन को स्ट्रेंथन करना, हमारी विचारधारा और आइडियोलॉजी पर काम करना। हमें अब आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी को कि अपने 3-4 बार हम चुनाव हारे हैं, इसका मतलब हम सारा दोष बीजेपी को नहीं दे सकते। मध्य प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटों में से 14 सीटें ऐसी हैं जिन पर पिछले 1.5 दशक से कांग्रेस जीत नहीं पाई है। और वहीं बात छत्तीसगढ़ की करें तो इस राज्य में भी कांग्रेस की स्थिति डमाडोल ही रही है और इसी कारण से छत्तीसगढ़ में भी दीपक बैज संगठन को मजबूत करने का राग अलाप रहे हैं। संगठन को और चुस्त और दुरुस्त करेंगे और बैठकों का दौर शुरू करेंगे, क्योंकि आगामी समय में नगरीय निकाय का चुनाव है, पंचायत चुनाव भी है। एक तरफ कांग्रेस जहां पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी जीत के बाद मोदी की गारंटी को पूरा करने में लग गई है।
सरकार बनने के बाद अब तक मोदी की गारंटी के कई वादों को पूरा किया जा चुका है। वहीं अब मुद्दों की तलाश कर रही कांग्रेस बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में लग गई है। हालांकि कांग्रेस के इस प्रयासों पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी के सांसद सुनील सोनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को तसल्ली दे रही है। विरोध का एक जमावड़ा जो है वो तैयार कर रहे हैं, उनको आस बंधा रहे हैं कि हमारी पार्टी अभी समाप्त नहीं हुई है। कुछ चंद लोग जो है वो मिलकर जो है पार्टी को जीवित करने के लिए एक प्रयास करने वाले हैं। अच्छी बात है, पार्टी को खड़ा करना चाहिए और अपनी भूमिका को निभाना चाहिए। विरोध में बैठाइए, विरोध की भूमिका निभाए। आपको दिल्ली का श्रद्धा कांड तो याद होगा, लेकिन इसकी दहशत अब मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रही है, क्योंकि कातिल ने अपना जुर्म छुपाने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन उसका बस पुलिस के आगे चल नहीं सका, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी दिल्ली के श्रद्धा मर्डर के तर्ज पर ही एक घटना को अंजाम दिया गया और दिल्ली की श्रद्धा की याद दिलाती ये रिपोर्ट देखिए। भोपाल से मनाली घूमने पहुंची युवती की हत्या का मामला सामने आया है। युवती की हत्या का आरोप उसके ही प्रेमी पर लगा है। विनोद राठौर अपनी प्रेमिका शीतल कौशल के साथ मनाली घूमने गया था। शीतल बिना बताए ही घर से 5 मई को लापता हो गई थी। घटना के बाद खुलासा हुआ कि दोनों हिमाचल प्रदेश के मनाली गए थे। मनाली में ही दोनों ने एक होटल किराए पर लिया और यहीं शीतल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। नगर की ये बस्ती है जिस पे ये यहाँ पर रहती थी, शीतल यहाँ पे रहती थी। 26 वर्ष की बताई जा रही है शीतल, और अब उसकी हत्या हो चुकी है। पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस मनाली पुलिस ने इस पर पूरे कार्यवाही की है। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है और ये कोशिश की जा रही है विनोद से जानने की कि आखिर किन कारणों से और किस वजह से उसकी हत्या की गई और इतनी बेरहमी से उसे मारकर और बैग में भर के और ले जाया जा रहा था, जिसे होटल स्टाफ ने पकड़ लिया। आरोपी विनोद हरियाणा का रहने वाला है और शीतल भोपाल के शाहपुरा में अपने माता पिता के साथ रहती थी। शीतल के पिता ऑटो चलाते हैं और भाई की ट्रेवल्स कंपनी है। कि जब हमको सपोर्ट की जरूरत थी तब हमको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला। अब तो हमारी लड़की चली गई, अब हम बोल के भी करेंगे तो क्या हमको बताइए? क्या पहले कुछ दिक्कत नहीं थी क्या? हम लोगों ने पुलिस में कंप्लेन करी, सब करा, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हम लोग बोल भी लेंगे तो हमारी लड़की को हमको ला के देगा। उधर इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि विनोद ने शीतल को पहले जान से मारा और फिर बॉडी के टुकड़े करने की बात अब सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और शव की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। 5 मई से शीतल लापता थी और परिजनों ने पहले दावा किया था कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन भोपाल पुलिस ने किसी भी गुमशुदगी की रिपोर्ट से इनकार किया है। परिजनों के द्वारा शिकायत दी गई थी कि ये अपनी भाभी का मोबाइल लेकर के घर से चली गई है, तो मोबाइल ढूंढने की उनके द्वारा, मोबाइल ले जाने की उनके द्वारा जो शिकायत दी गई थी। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए दोनों की दोस्ती हुई थी। पुलिस इस बात की जानकारी जुटाने में भी लगी है कि आखिर विनोद ने शीतल की हत्या क्यों की। पहले दिल्ली में श्रद्धा वॉलकर की हत्या और उसके बाद शव के टुकड़े टुकड़े करना, और अब शीतल के साथ भी वही कहानी सामने आना अपने आप में पुलिस के लिए अब बड़ी चुनौती बन गई है। अगली खबर आम के शौकीनों के लिए है, क्योंकि आम जो दिखने में भी खूबसूरत हो, जिसकी महक और मिठास भी खाने वालों का दिल जीत ले, ये आम किसे पसंद नहीं आएगा। एक ऐसा ही आम है सुंदरजा आम। रीवा के इस आम को अब जीआई टैग भी मिल गया है और इसे रिपोर्ट में समझिए आप कि इस सुंदरजा आम की आखिर क्या खासियत है जो देश और विदेश के लोग भी इस आम की डिमांड कर रहे हैं। रीवा का ये आम है खास। ये तो ऐसा आम है जिसे देखते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। ये एक ऐसा आम है जो देश के अलावा विदेशों में भी लोगों को अपना दीवाना बना रहा है। आप सोचिए, ये आम पकने के बाद सामान्य तापमान में 9 दिन तक रह सकता है और फ्रीजर में तो 30 दिन तक भी यह आम खराब नहीं होता। इस आम को केवल छू लेने मात्र से ही इसकी खुशबू हाथों में कुछ समय तक बनी रहती है। इस आम की देश विदेश में अच्छी खासी मांग है और जीआई टैग मिलने से यह विंध्य और रीवा की पहचान बन गया है।
रीवा जिले के गोविंदगढ़ की एक खास तौर पर सिग्मा मिट्टी होती है। आप देख सकते हैं हमारे हाथों में ये मिट्टी है जहां पर यह सुंदरजा आम उगाया जाता है और कहा यह जाता है कि इस मिट्टी पर ही सुंदरजा आम खास तौर पर उगाए जाते हैं। आखिर क्यों खास है ये आम? अपनी खुशबू के लिए पहचाना जाता है ये आम। 1968 में सुंदरजा आम के नाम पर जारी हुआ था डाक टिकट। विदेशों में भी सुंदरजा आम की बहुत डिमांड है। विंध्य के किसानों के लिए वरदान है यह आम। कार्बोहाइड्रेट और चीनी की कम मात्रा होती है सुंदरजा आम में। आम की इन्हीं विशेषताओं की वजह से डायबिटीज के पेशेंट भी इस आम का सेवन कर सकते हैं। रीवा के लोग सुंदरजा आम की खेती और मार्केटिंग के लिए भी अच्छा खासा प्रयास कर रहे हैं और किसान इसकी ऑनलाइन बिक्री भी कर रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, छत्तीसगढ़, गुजरात सहित कई शहर व राज्यों के लोग एडवांस ऑर्डर देकर इस आम को मंगवाते हैं और पूरे विंध्य में बड़े पैमाने पर इस आम की खेती होती है। सबसे बड़ी खासियत हमारे सुंदरजा मैंगो में है कि इसमें खुशबू होता है। मतलब आप फल को खाने के बाद भी हाथ में खुशबू जो है वो 1 घंटे की बनी रहती है। जैसे ही कट करके आप खाएंगे वो हाथ में खुशबू उसकी बनी रहती है। सबसे बड़ी खुशबू। गोविंदगढ़ और फल एवं अनुसंधान केंद्र कुठुलिया का आम का बगीचा रीवा राज्य के महाराजा गुलाब सिंह के समय लगवाया गया था। रियासत काल में यह राजे रजवाड़ों की पसंद हुआ करता था। इसके बाद फल अनुसंधान केंद्र के बगीचे को कृषि विभाग को सौंप दिया गया। बगीचे में देवी देवताओं के नाम से विष्णु भोग, हनुमान भोग, कृष्ण भोग, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के नाम से आम के पेड़ लगे हुए हैं। फिलहाल देश से लेकर विदेश तक इस आम की खूब बिक्री हो रही है और लोग भी इस सुंदरजा आम के दीवाने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज।